नमस्कार। स्नातक तृतीय वर्ष के अर्थशास्त्र विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में प्रथम इकाई के पाठ 8 में आज हम रिकार्डो के तुलनात्मक लाभ सिद्धांत से दोनों देशों को होने वाले लाभ तथा उसके वितरण की बात करेंगे तथा रिकार्डो के सिद्धांत की कमियां या आलोचनाओं की बात करेंगे। पिछले पाठ नंबर 7 में हमने रिकार्डो का तुलनात्मक लागत लाभ सिद्धांत समझा था, जिसमें रिकार्डो ने यह बताया कि प्रत्येक देश उन वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्टीकरण करेगा जिसमें उसे तुलनात्मक लाभ अधिक होगा तथा तुलनात्मक हानि न्यूनतम होगी। रिकार्डो के इस सिद्धांत को हमने कुछ मान्यताएं लेकर एक उदाहरण से समझाया था, जो रिकार्डो का दिया हुआ उदाहरण है इंग्लैंड और पुर्तगाल का। तो आज के पाठ में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ और उसके वितरण की बात करेंगे। व्यापार से लाभ और उसका वितरण। देखिए, यह सामने सारणी दी गई है जिसमें दोनों देश इंग्लैंड और पुर्तगाल है। दोनों देशों में दोनों वस्तुओं का उत्पादन होता है, शराब और कपड़ा। इंग्लैंड में शराब, एक इकाई शराब के लिए 120 घंटे का श्रम चाहिए, जबकि कपड़े के लिए 100 घंटे का ही श्रम चाहिए। इसी प्रकार पुर्तगाल में शराब की एक इकाई के लिए 80 घंटे का श्रम चाहिए, जबकि कपड़े की एक इकाई के लिए 90 घंटे का श्रम चाहिए। यहाँ कुछ अनुपात भी दिए हुए हैं। यह अनुपात 1:1.2 यह बताता है कि शराब और कपड़े में 120/100 से, इसी प्रकार पुर्तगाल में 1/0.89। सारणी यह दर्शाती है कि इंग्लैंड में घरेलू विनिमय अनुपात ये बताता है कि कोई भी देश अपने ही देश के अंदर एक वस्तु का उत्पादन छोड़ के यदि दूसरी वस्तु का उत्पादन करता है तो उससे उस दूसरी वस्तु की कितनी मात्रा उत्पादित कर सकता है। जैसे इंग्लैंड में घरेलू विनिमय अनुपात कपड़े की एक इकाई बराबर शराब की 0.83 इकाइयाँ हैं। अर्थात यदि कपड़े की एक इकाई छोड़े तो वह शराब की 0.83 इकाई बना सकता है। इसी प्रकार पुर्तगाल में शराब की एक इकाई बराबर कपड़े की 0.89 इकाई। अब इंग्लैंड में एक इकाई शराब उत्पादित करने की लागत 120 श्रम घंटे तथा कपड़ा उत्पादित करने की लागत 100 श्रम घंटे है, जो ये स्पष्ट करती है कि इंग्लैंड में कपड़े की अपेक्षा शराब की लागत अधिक है, क्योंकि शराब की एक इकाई के बदले 1.2 इकाइयाँ कपड़ा प्राप्त होता है। दूसरी ओर पुर्तगाल में एक इकाई शराब की उत्पादन लागत 80 श्रम घंटे है तथा एक इकाई कपड़े की 90 श्रम घंटे। इससे स्पष्ट होता है कि शराब की अपेक्षा कपड़े की लागत अधिक है, क्योंकि शराब की एक इकाई के बदले 0.89 इकाई कपड़े की प्राप्त होती है। माना कि दोनों देशों के बीच व्यापार की विनिमय दर कपड़ा एक इकाई बराबर शराब एक इकाई है, यानी कि दोनों देशों के बीच जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है तो एक इकाई कपड़े के बदले एक इकाई शराब का आपस में विनिमय करते हैं। तो इंग्लैंड द्वारा कपड़े की एक इकाई पुर्तगाल को निर्यात करने से उसे 0.17 इकाई शराब का लाभ होगा। देखिए क्यों होगा, क्योंकि यदि इंग्लैंड अपने ही घर में बनाता तो वो 0.83 इकाई शराब ही बना सकता था, जैसा कि उसका घरेलू विनिमय अनुपात बताता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वारा वह 0.17% अधिक शराब प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार पुर्तगाल द्वारा शराब की एक इकाई
इंग्लैंड को निर्यात करने से उसे कपड़े का 0.11 इकाई लाभ होगा, क्योंकि यदि वो अपने ही घर में बनाए तो वो 0.89 इकाई ही बना सकता है, जैसा उसका घरेलू विनिमय अनुपात बताता है। जबकि बदले में वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में चूंकि विनिमय दर 1 इकाई है तो वो 1 इकाई प्राप्त कर सकता है। अतः दोनों देशों के लिए व्यापार लाभदायक होता है। व्यापार से लाभ और उसका वितरण को हम रेखाचित्र के माध्यम से भी समझा सकते हैं। देखिए, इस रेखाचित्र में x अक्ष पर शराब की मात्रा तथा y अक्ष पर कपड़े की मात्रा, O जो है यह मूल बिंदु है। इस रेखाचित्र में व्यापार से लाभ और उसके वितरण को दर्शाया गया है, जहां रेखा C1W1 इंग्लैंड के घरेलू विनिमय अनुपात को बताती है, जो कि कपड़ा 1 इकाई बराबर शराब 0.83 इकाई को व्यक्त करती है। इसी प्रकार रेखा W1C2 पुर्तगाल के घरेलू विनिमय अनुपात को बताती है, जो शराब की 1 इकाई बराबर कपड़े की 0.89 इकाई को व्यक्त करती है। रेखा C1W1 जो है वह दोनों देशों के बीच व्यापार की विनिमय दर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की विनिमय दर को बताती है, जो कपड़े की 1 इकाई बराबर शराब की 1 इकाई को दर्शाती है। इस विनिमय दर पर इंग्लैंड को W2W1 अर्थात 0.17 इकाई शराब का लाभ होता है, जबकि पुर्तगाल को C2C1 अर्थात 0.11 इकाई कपड़े का लाभ होता है। सारांश में तुलनात्मक लागतों के आधार पर दोनों देश इंग्लैंड और पुर्तगाल एक एक वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करते हैं। प्रत्येक अपने साधनों का पुनः आवंटन उसके अनुरूप करता है तथा उस वस्तु के निर्यात करता है जिसमें उसे तुलनात्मक लाभ होता है, और उस वस्तु का आयात करता है जिसमें उसे न्यूनतम तुलनात्मक हानि होती है। दोनों व्यापार द्वारा लाभ करते हैं तथा दोनों वस्तुओं के उपभोग में वृद्धि करते हैं। इस प्रकार हमने रिकार्डो के सिद्धांत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से होने वाले लाभ और उसके वितरण को बताया। रिकार्डो के सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं या कमियां हैं जो इस प्रकार है। पहला है, श्रम की लागत अवास्तविक मान्यता पर आधारित है। रिकार्डो ने ये माना था कि जो भी लागत होती है उत्पादन की वो केवल श्रम ही होता है, जबकि यह मान्यता अवास्तविक है, क्योंकि हम जानते हैं कि श्रम के अलावा और भी साधनों का पूरा सहयोग होता है तथा उनकी भी लागत होती है। इसी प्रकार श्रम की समरूपता जो रिकार्डो ने मानी है उसकी भी आलोचना की जाती है कि सभी श्रम की इकाइयाँ समरूप नहीं होती। इसी प्रकार रिकार्डो ने माना कि दोनों देशों में समान रुचियां होती है, जबकि यह सामान्यतः संभव नहीं होता। भिन्न भिन्न देशों में रुचियों में परिवर्तन होता है। इसी प्रकार स्थिर श्रम अनुपात जो रिकार्डो ने माना कि एक ही वस्तु की दोनों अलग अलग देशों में उत्पादन के लिए श्रम अनुपात स्थिर रहता है, जबकि यह सदैव संभव नहीं। स्थिर लागतों की अवास्तविक मान्यता। रिकार्डो ने अपने सिद्धांत के लिए ये माना कि लागतें स्थिर रहती है, जबकि सदैव लागतें स्थिर नहीं रहती। इसी प्रकार परिवहन लागतों की उपेक्षा। रिकार्डो के सिद्धांत में परिवहन लागतों को शून्य माना गया है, अतः उनकी उपेक्षा की गई है, जबकि परिवहन लागतें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बड़ी भूमिका निभाती है। इसी प्रकार देश के भीतर साधनों की गतिशीलता, जैसा रिकार्डो ने माना कि देश के भीतर साधन एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से आ जा सकते हैं, जबकि हम जानते हैं कि कोई बड़ा भौगोलिक आधार पर भारत जैसा देश है तो साधन की गतिशीलता देश के अंदर भी उतनी आसान या उतनी सुगम नहीं हो सकती। यह सिद्धांत दो देश और दो वस्तु के मॉडल को ही समझाता है।
दो से अधिक देश हो या दो से अधिक वस्तुओं का उत्पादन या आदान प्रदान हो तो यह सिद्धांत उसको नहीं समझा सकता। यह सिद्धांत मुक्त व्यापार की अवास्तविक मान्यता पर आधारित है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मुक्त व्यापार नहीं होता, कई प्रकार की व्यापार की बाधाएं भी होती है। इसी प्रकार यह सिद्धांत पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है, जो अवास्तविक मान्यता है। यह सिद्धांत एक पक्षीय एवं अपूर्ण सिद्धांत है, क्योंकि यह केवल मांग पक्ष की बात करता है, अतः यह एक पक्षीय तथा अपूर्ण है। इसी प्रकार यह सिद्धांत पूर्ण विशिष्टीकरण की बात करता है, जबकि पूर्ण विशिष्टीकरण संभव नहीं है। इन दुर्बलताओं के बावजूद यह सिद्धांत समय की कसौटी पर खरा उतरता है। यद्यपि इसमें बहुत से सुधार किए गए हैं, पर इसका मूल ढांचा ज्यों का त्यों रहा है। प्रोफेसर सैमुअल्सन के शब्दों में, तो भी अपने समस्त सरलीकरण के बावजूद तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत में सत्य की अत्यंत महत्वपूर्ण झलक मौजूद है। अर्थशास्त्र को इतने सारगर्भित सिद्धांत और नहीं मिल पाए जो राष्ट्र तुलनात्मक लाभ की अपेक्षा करता है। उसे जीवन स्तरों तथा समृद्धि की संभाव्य दरों के रूप में भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि रिकार्डो के तुलनात्मक लागत लाभ सिद्धांत में कुछ कमियां रही है, जिनको कई अर्थशास्त्रियों ने सुधार भी किया है, तथा यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के धारणा को समझाने का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। धन्यवाद।